सोचिए जरा, एक देश जो अभी अभी आजाद हुआ है, करोड़ों लोग, सैकड़ों भाषाएं और अनगिनत संस्कृतियां। इस विशाल और विविध भारत को एक साथ एक दस्तावेज में बांधना कितनी बड़ी चुनौती रही होगी। आज हम इसी कमाल की कहानी को समझेंगे। और यही यही तो वो सबसे बड़ा सवाल था जिसके इर्द गिर्द भारत के संविधान की पूरी कहानी घूमती है। यह सिर्फ कोई कानूनी दस्तावेज लिखने की बात नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो एक राष्ट्र की आत्मा को परिभाषित करने जैसा था। तो चलिए इसमें और गहराई से उतरते हैं। देखिए, भारत का संविधान किसी एक कमेटी की बैठक से शुरू नहीं हुआ था। इसकी शुरुआत हुई एक विचार से, एक सपने से कि भारतीय अपना भविष्य खुद लिखेंगे। ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं था। ये एक ऐसी चिंगारी थी जो आप समझिए 1 दशक से भी ज्यादा वक्त तक सुलगती रही और फिर एक ज्वाला बनी। सब कुछ शुरू हुआ 1934 में एमएन रॉय के एक बड़े ही साहसिक विचार से। फिर धीरे धीरे लेकिन पूरी मजबूती के साथ ये विचार एक मांग बना, फिर एक वादा और आखिरकार 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के साथ हकीकत बन गया। तो विचार अब एक योजना बन चुका था। अब बारी थी उन लोगों को इकट्ठा करने की जो इस विशाल काम को अंजाम देंगे। ये थे संविधान सभा के सदस्य, यानी भारत के भविष्य के वास्तुकार। शुरुआत में तो योजना बहुत बड़ी थी। पूरे ब्रिटिश भारत और रियासतों से कुल 389 सदस्यों को चुना जाना था। एक विशाल सभा, एक विशाल राष्ट्र के लिए। लेकिन फिर देश का बंटवारा हुआ और इस एक घटना ने संविधान सभा का चेहरा हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। सदस्यों की संख्या 389 से घटकर सिर्फ 299 रह गई। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये उस दौर के उथल-पुथल का, उस दर्द का प्रतीक है। इस सभा की बनावट अपने आप में बड़ी दिलचस्प थी। ये ना तो पूरी तरह से चुनी हुई थी और न ही पूरी तरह से मनोनीत, बल्कि ये एक अनोखा मिक्सचर थी। 77% सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं से चुने गए थे, जबकि बाकी 23% रियासतों के राजाओं द्वारा नॉमिनेट किए गए थे। ये मिलीजुली बनावट सत्ता के पुराने केंद्रों और उभरती हुई लोकतांत्रिक ताकतों को एक साथ लाने के लिए बहुत जरूरी थी। और इन चुने हुए सदस्यों को आखिर चुना कैसे गया? ये कोई सीधा साधा एक व्यक्ति एक वोट वाला सिस्टम नहीं था। इसके लिए एक तरीका इस्तेमाल हुआ जिसका नाम था एकल संक्रमणीय मत या सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब इसे आसान भाषा में समझे तो आप सिर्फ एक उम्मीदवार को वोट नहीं देते, बल्कि अपनी पसंद के हिसाब से उनको रैंक करते हैं। इतना झंझट क्यों? क्योंकि ये सिस्टम इस बात को पक्का करता था कि छोटे से छोटे समुदाय को भी इस सभा में अपनी आवाज मिल सके। भारत की विविधता को दिखाने के लिए ये एक बहुत जरूरी कदम था। तो सदस्य चुन लिए गए, सभा बन गई और अब शुरू हुआ असली काम। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के लिए नियमों की किताब लिखना, ये एक बहुत लंबा और मेहनत भरा सफर था। इस काम को अंजाम देने में वक्त कितना लगा? पूरे 2 साल, 11 महीने और 18 दिन। जरा सोचिए इस नंबर के बारे में। यह इस काम के विशाल पैमाने और इसमें लगे समर्पण को साफ साफ दिखाता है। यह कोई जल्दबाजी में तैयार किया गया दस्तावेज नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। इस बहुत बड़े काम को लीड कर रही थी प्रारूप समिति या ड्राफ्टिंग कमेटी, जो कानून के दिग्गजों की एक टीम थी। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिन्हें सही मायनों में भारतीय संविधान का मुख्य वास्तुकार कहा जाता है। वो और उनकी टीम ही वो बौद्धिक शक्ति थी जिसने अनगिनत बहसों और विचारों को एक दस्तावेज में पिरोया। लेकिन मसौदा तैयार करना तो बस शुरुआत थी। इसके बाद उसे बहस की आग में तपाने की प्रक्रिया शुरू हुई। ये एक सख्त 3 चरणीय प्रक्रिया थी। जरा सोचिए, हर एक अनुच्छेद पर, हर एक शब्द पर विश्लेषण हुआ, चर्चा हुई और अक्सर गर्मा-गर्म बहस भी हुई। अंतिम मसौदे के आकार लेने से पहले हजारों संशोधन प्रस्तावित किए गए थे। पर यह संविधान सिर्फ नियमों और कानूनों का एक कलेक्शन नहीं था। इसके पीछे एक दर्शन था, एक विजन था कि आखिर भारत कैसा देश बनेगा। और ये विजन साफ झलकता था उद्देश्य संकल्प में। जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया उद्देश्य संकल्प सिर्फ एक दस्तावेज से कहीं ज्यादा था। ये संविधान की आत्मा थी, उसका नैतिक खाका था। इसने बड़े बड़े वादे किए। एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, जहां सभी के लिए न्याय और स्वतंत्रता की गारंटी हो। और सबसे जरूरी बात, इसने अल्पसंख्यकों के लिए विशेष सुरक्षा का वादा किया। ये मानना कि सच्चा लोकतंत्र सबसे कमजोर लोगों की रक्षा करता है। यही सिद्धांत बाद में हमारी प्रस्तावना का मूल बने।
और फिर वो ऐतिहासिक दिन आए, संविधान को 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया, लेकिन इसे लागू करने के लिए 26 जनवरी 1950 की तारीख चुनी गई। क्यों? क्योंकि ये इतिहास को एक सलाम था। इसी दिन 1930 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। हालांकि ये समझना भी जरूरी है कि संविधान सभा हर तरह की आलोचना से परे नहीं थी। एक सही नजरिया रखने के लिए हमें उन आलोचनाओं को भी देखना होगा जो उस पर की गईं। सबसे पहली आलोचना तो वक्त को लेकर ही हुई। सभा के ही एक सदस्य थे नजीरुद्दीन अहमद। उन्होंने तो मजाक में ड्राफ्टिंग कमेटी को ड्रिफ्टिंग कमेटी कह दिया था। मतलब एक ऐसी कमेटी जो बस भटक रही है, जिसे अपनी दिशा ही नहीं पता। एक बड़ी आलोचना यह थी कि ये असल में एक प्रतिनिधि निकाय नहीं थी। सदस्यों को सीधे जनता ने नहीं चुना था, बल्कि उन्हें प्रांतीय सभाओं के सदस्यों ने चुना था। आलोचकों के लिए इसका मतलब ये था कि ये सीधे तौर पर भारतीय लोगों की आवाज नहीं थी। एक और दृष्टिकोण ये था कि सभा पूरी तरह से संप्रभु यानी आज़ाद नहीं थी, क्योंकि इसका गठन ब्रिटिश सरकार की कैबिनेट मिशन योजना के तहत हुआ था। कुछ लोगों का मानना था कि ये अभी भी ब्रिटिश अधिकार के तहत ही काम कर रही थी। ये भी कहा गया कि सभा में वकीलों और राजनेताओं का दबदबा था, और इसका नतीजा संविधान की भाषा बहुत ज्यादा जटिल और कानूनी हो गई, जो आम नागरिक की समझ से काफी बाहर थी। शायद सबसे महत्वपूर्ण आलोचनाओं में से एक थी कांग्रेस पार्टी का भारी दबदबा। राजनीतिक विश्लेषक ग्रेनविल ऑस्टिन ने तो साफ-साफ कह दिया था कि सभा एक दलीय देश में एक दलीय निकाय है। चिंता ये थी कि इस दबदबे ने दूसरे राजनीतिक विचारों को हाशिए पर धकेल दिया था। तो हाँ, ये आलोचनाएं वाकई थीं और महत्वपूर्ण भी थीं। लेकिन इन सभी सीमाओं और चुनौतियों के बावजूद एक ऐतिहासिक सच्चाई अपनी जगह कायम है। इस सभा ने सफलतापूर्वक एक ऐसे संविधान को जन्म दिया जो आधुनिक, प्रगतिशील और लोकतांत्रिक आदर्शों पर आधारित था। तो आखिर में सवाल यही बचता है, एक ऐसा दस्तावेज जो इतनी बहस, इतने विचार विमर्श के पैदा हुआ, जिसे एक बटे हुए राष्ट्र को एक साथ लाने के लिए बनाया गया था, क्या वो आज भी, इतने सालों बाद भी, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र का मार्गदर्शन कर सकता है? इसका जवाब शायद हमें अपने आज और आने